हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पंकज क्लासेज में स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक है, आज मेरा वैसे कोई टॉपिक नहीं है, बस बिहार बोर्ड 2024 में जो एग्ज़ाम 10th में पूछेगा क्वेश्चन गणित का VVI, वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को आज मैं बताऊंगा, जो बार बार रिपीट किए जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको बिहार बोर्ड में मैथ में बहुत ही अच्छा नंबर आ सकता है। तो चलिए, क्वेश्चन है फर्स्ट, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 225 का HCF ज्ञात करें। तो सबसे पहले विभाजन एल्गोरिथम का हमें सूत्र पता होना चाहिए। तो विभाजन एल्गोरिथम का दूसरा नाम परिमिका होता है। तो विभाजन एल्गोरिथम का हमें सूत्र, विभाजन एल्गोरिथम या परिमिका, दो नाम होता है, जैसे गांव घर में होता है किसी किसी का दो नाम, इसी तरह यहाँ पर क्या करना है, इसका जो सूत्र होता है विभाजन एल्गोरिथम का, A बराबर BQ प्लस R, प्लस के सामने लिखेंगे जहाँ 0 लेस देन R इक्वल B। आप कहिएगा सर A को हम क्या कहेंगे, B को क्या कहेंगे, Q को क्या कहेंगे, प्लस R को क्या कहेंगे, ये तो हमें पता ही नहीं। तो देख लीजिए, इसको क्या कहेंगे हम, आप लोग सुने होंगे भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये आप लोग जरूर सुने होंगे। वही कहना है, भाज्य जो होता है हमारा A होता है, जो भाजक होता है हमारा B होता है, जो भागफल होता है मेरा Q होता है, और जो शेषफल होता है मेरा क्या होता है, R होता है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप क्या करना है, क्वेश्चन है 135 और 225 का HCF ज्ञात करें। तो 135 और 225 का HCF सीधे तो नहीं कर रहा है, निकालने के लिए विभाजन लगा के एल्गोरिथम से, सूत्र से। तो सूत्र से हम चलते हैं, सूत्र की ओर। सूत्र से बनाएंगे क्वेश्चन को, 135 225 को। तो सबसे पहले बनाने से पहले लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है होलो हल, यहाँ पर दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 होलो हल। आप देखिए, कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 225 का HCF ज्ञात करें। सीधा HCF तो कह नहीं रहा है, यूक्लिड लगाना है। तो इसमें देखिए 135 और 225, सबसे पहले उतार दीजिए 135 और 225। आप देखिए ये दोनों में बड़ा कौन है, ये है, तो ग्रेटर देन दे देंगे। देखिए ये मुंह जो खुला होगा जिधर, वो बड़ा होगा, ये जो पीछे जो होगा वो छोटा होगा। 225 से 135 छोटा है, तो इसका मुंह इधर बड़ा हो गया, ठीक है। अब देखिए जो बड़ा होगा उसको A मान लेंगे, क्या मान लेंगे, जो बड़ा होगा उसको A मान लेंगे 225, जो छोटा होगा उसको B मान लेंगे। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत बाबू नहीं हुआ होगा। अब क्या करना है, कह रहा है HCF ज्ञात कीजिए। पहले HCF ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग को समझाएंगे। अब देखिए 225, दो नियम से बनेगा, हम आपको अच्छा वाला नियम बताएंगे। अब देखिए एक बार में लगेगा 135, घटेगा 5 में से 5 घटेगा 0, 2 में से 3 तो घटेगा नहीं, इधर से 1 पैसा लेंगे तो 12, 12 से 3 घटेगा 9, बच गया 1, 1 खत्म हो जाएगा। अब क्या आएगा, जो भाज्य है वो उतरेगा यहाँ पे 135। तो 90 दूनी 180, फिर लगेगा एक बार में, कितना बार में, एक बार में 90, घट का आएगा 5 5, इधर से 1 पैसा 13, 9 4 13, फिर यहाँ पर आएगा 90, ये भाज्य। अब देखिए 45 दूनी 90, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत यहीं पर, ये काम यहाँ पर करना है, ये आप रफ में बनाइएगा एग्जाम में। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर यूक्लिड लगाना है सूत्र से। अब कह रहा है ना यूक्लिड, तो यूक्लिड विभाजन परिमिका से या एल्गोरिथम से, दोनों में से कोनो नाम लिख दीजिए, परिमिका से या एल्गोरिथम से, ठीक है। सूत्र क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, प्लस के सामने लिखिएगा जहाँ 0 लेस देन R इक्वल B। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए ये मुझे कितना है, ये कितना है 225, 225। अब देखिए B कितना है मुझे, B, A बराबर BQ, BQ, B कितना है 135,
35। अब देखिए क्यू हम किसको बोले थे, भागफल को। क्यू किसको बताए थे, क्यू क्यू क्यू, ये देखिए क्यू किसको बोले थे, भागफल। तो क्यू देखिए मुझे, क्यू कितना है, क्यू कितना है मुझे, भागफल 1, ये नहीं भागफल 1 प्लस शेषफल आर, आर मतलब शेषफल, यहाँ पर देखिए आर मतलब शेषफल, आर मतलब शेषफल। तो शेषफल मुझे कितना है 90, 90। अब देखिए ये जो है शुरू में इसको उठा के यहाँ पर रख देंगे 135, ये बन गया आपके भाज्य। अब देखिए ये जो भाज्य बन गया 135। अब देखिए फिर मुझे बी बराबर मुझे कितना मिला है, बी कितना है मुझे, ए बराबर होता है बी क्यू, तो बी मुझे कितना है 135। अब देखिए बी कितना है मुझे 90। और सूत्र नहीं लगाना है, सूत्र से नहीं चलना है। देखिए पहले ये लिखना है, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। अब देखिए 135 है यहाँ पर 135, फिर क्या लिखना है 90, फिर भागफल इतना, फिर ये कोना कोन ये ऐसे लिखिए। सूत्र पर अगर नहीं बन रहा है तब सूत्र लिख दीजिए, ऐसे कर दीजिए, उसके बाद टेक्निकल दिमाग लगा लीजिए। देखिए इसमें क्या किए थे, 225 था पिछला, ये लिख दिए। अब देखिए 135 ये था, फिर ये लिख दिए, फिर ये लिख दिए। अब देखिए इसमें क्या किया, 135 बीच था, ये लिख दिए, फिर ये लिख दिए, फिर ये, इसमें भी ऐसे कि इसमें भी ऐसे। अब देखिए 90 जो है लास्ट में उसको क्या करेंगे, शुरू में कर लेंगे, शुरू में कर ले बी के स्थान पर। अब देखिए गुना ए बराबर बी क्यू, क्यू का मान कितना है मुझे, भागफल 1 प्लस शेषफल कितना है 45। अब देखिए 90 जो है शुरू में इसको उठा के यहाँ पर रख लेंगे। अब देखिए अब 90 जो शुरू में है उसको उठा के रख लिए यहाँ पर, देखिए बीच वाला लिए, ये बराबर कर दिए, 90 शुरू में जो यहाँ पर रख लिए। अब देखिए ये जो लास्ट में इसको लिख लेंगे शुरू में, गुने 45। देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस ये हुआ, ये बी हुआ, प्लस ए बी क्यू प्लस क्या होता है आर। तो क्यू का मान कितना है मुझे, क्यू का मान 2 है, क्यू का मान कितना है 2 प्लस आर का मान कितना है, नहीं कुछ है, 0 है, 0। अब देखिए तो 45 दूनी 90 पूर्ण रहा है 45 दूनी 90। जो ये फर्स्ट पार्ट आया है, फर्स्ट अंक आया है, वही मेरा इसका आंसर निकलेगा। यहाँ पर भी देखिए यही आंसर है, यहाँ पर भी यही आंसर निकला है। यहाँ पर लिख देंगे अतः 135 और 225 का HCF कितना है 45 है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। अब चलेंगे हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर। तो चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है मेरा कि दर्शाएं कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 5q + 1 5q + 3 तथा 5q + 5 के रूप हो तो q क्या है, पूर्णांक है। तो q क्या कर रहा है मेरा, पूर्णांक है। बस कुछ नहीं करना है, कह रहा है दर्शाएं कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। तो मान लेंगे, बनाने से पहले हौला लिख देते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन बहुत ही भिविया है, बिहार बोर्ड निश्चित आएगा। मान लेंगे, माना कि विषम धनात्मक पूर्णांक ए है। हम मान लिए ए है। ये भी क्यों ये माने हैं, क्योंकि विभाजन एल्गोरिथम इसमें भी लगेगा, क्योंकि सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही पर बनेगा। अब देखिए ये मान लिए, देखिए अब ए बराबर बी क्यू, बी किसको मानेंगे, जो 5 दिया है ना, ये देखिए 5 और 5 दिया है, ए बी क्यू। देखिए यहाँ पर देख भी सकते हैं बी क्यू दिया है। तो बी बराबर कितना हो गया मुझे 5। अब क्यू तो कह रहा है ऑलरेडी मैं पूर्णांक हूँ, क्यू नहीं लिखना है। प्लस क्या होता है आर का मान कितना है 1 3 और 5। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा, या कोमा लगा दीजिए, तथा लिख देते हैं, तथा आर का मान 1 3 और 5। यहाँ के बाद क्या करना है, यूक्लिड विभाजन परमिका लगाएंगे, इसलिए यूक्लिड सूत्र लगा देंगे, यूक्लिड विभाजन परमिका से या एल्गोरिथम से, परमिका से। अब देखिए सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अब देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो देखिए अब यहाँ पर लिखेंगे जब आर बराबर हमें कितना है 1, जब आर बराबर मुझे 1 दिया हो तो ए बराबर जो सूत्र होता है बी क्यू प्लस आर। तो आप देखिए ए को मान तो मुझे नहीं है, बी का मान कितना है 5, क्यू कह रहा है हमको सीधे क्या है पूर्णांक है,
क्यू ऐसे रहेगा, प्लस आर का मान कितना है 1, आर का मान पहला कितना है 1, यहाँ पर 1। अब देखिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत फिर लिखेंगे जब आर बराबर फिर कितना है 3, यहाँ पर लिखेंगे 3, यही सूत्र पर लिखेंगे। ए बराबर कितना आएगा, कुछ नहीं है, लिख देते ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कुछ नहीं है, बी का मान मुझे कितना है, बी का मान कितना है 5, लिखेंगे 5। क्यू का मान नहीं है, क्यू का पूर्णांक है, आर का मान मुझे कितना मिला है 3 मिला है। अब देखिए फिर लिखेंगे जब आर का मान फिर कितना है, एक लास्ट बचा हुआ कितना 5, लिखेंगे 5। तो फिर वही सूत्र लगाना ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए ए का मान तो है नहीं, ए का मान है नहीं, ए का मान नहीं है, तो बी का मान कितना है 5 का मान, क्यू तो वैसी है, अब प्लस आर, आर का मान कितना है 5। अब देखिए ए बराबर बी क्यू, यहाँ पर देखिए ए बराबर, ये पर देख लीजिए, सबको घेर देते हैं, ये इकला है, देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी का मान बी का मान 5, बी क्यू क्यू, तो ये क्यू प्लस तो प्लस आर का मान आर का मान 5। समझ गए यहाँ तक समझ गए। तो इसमें कह रहा है ये विषम पूर्णांक, ये इकला है सब विषम, देख रहे हैं आप, देखिए 5 3 1 विषम है, इसको लिखेंगे विषम पूर्णांक। क्या लिखेंगे, विषम पूर्णांक। यहाँ तक समझ, यहाँ पर लिख देंगे तब अतः, क्या लिखेंगे नीचे में, अतः किसी धनात्मक विषम पूर्णांक कितना कितना है 5q प्लस 1, 5q प्लस 3 तथा 5q प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ मैं सेकंड नंबर अभी आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं चलूँगा आप लोग को अब लेके थर्ड नंबर की ओर। तो चलिए मैं आप लोगों को अब थर्ड नंबर क्वेश्चन बताऊँगा। तो चलिए 3 नंबर सवाल है, यदि एलसीएम 72, 126 बराबर 504 दिया है तो एचसीएफ 72, 126 को ज्ञात करें। तो बनाने से पहले क्या लिखेंगे, सोलन या होलो हल। इसमें क्या कर रहा है, इसमें करना है क्या, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि एचसीएफ और एलसीएम मुझे दिया हुआ है और एचसीएफ ज्ञात करना है। ये जो सूत्र एक होता है इसमें 2 3 ऊपर थोड़ा हम लिख देते हैं, ध्यान दीजिए, वही सूत्र यहाँ पे लगेगा नोट में। अगर एचसीएफ ए इंटू बी हो तो ए गुने बी बट्टे, यहाँ एचसीएफ है तो यहाँ पर एलसीएम और ए इंटू बी, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा देखिए, अगर एलसीएम निकालना हो ए इंटू बी तो बराबर हो जाएगा ए गुने बी बाय बट्टे, एलसीएम है तो यहाँ पर एच सी एफ ए इंटू बी। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए अब सवाल की ओर चलेंगे। तो सवाल है मेरा कि यदि एलसीएम 72, 126 बराबर 504 दिया है तो एलसीएफ 72, 126 को ज्ञात करें। तो बनाने से पहले सोलन या इसको हिंदी में लिख सकते हैं होलो हल। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, दिया है मुझे इतना दिया है तो लिख देते हैं पहले दिया है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड में निश्चित आएगा। दिया है, क्या दिया है, एलसीएम कितना 72, 126 बराबर 504, ये मुझे दिया है। अब क्या करना है, इसमें निकालने के लिए कह रहा है एचसीएफ इतना, निकालने के लिए कह रहा है एचसीएफ 72, 126 निकालना है मुझे। क्या करना है, निकालना है। तो देखिए निकालने का एचसीएफ कह रहा है निकालने, तो एचसीएफ का देखिए सूत्र ये है, यही ना लगेगा, देखिए। तो अब देखिए एचसीएफ का जो सूत्र ये है तो वही लगेगा। तो इसलिए एचसीएफ ए इंटू बी
बराबर होता है ए गुने बी बट्टे एचसीएफ है, यहाँ पर एलसीएम ए इंटू बी। अब क्या करना है, एचसीएफ ए मान लेंगे 72 को, बी मान लेंगे 126 को। ए मान रहे हैं 72 को और बी मान लेंगे 126 को। अब देखिए ए मान लेंगे फिर 72, अब बी किसको माने हैं 126 बट्टे, फिर देखिए एलसीएम ए किसको माने हैं 72 को, बी किसको माने हैं 126 को। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत बाबू नहीं। अब क्या करना है, 72 गुने 126 बाय एलसीएम। देखिए इतना का वैल्यू मुझे दिया हुआ है कहीं पे, देखिए यहाँ पर देखिए कितना दिया है 504, तो 504 अगर इसको हम 18 से काट दें, 18 चौके 72, 18 से इसको काट दिएगा 28 दाम ये कट जाता है। फिर 4 से काटेंगे 4 सट्टे 28, 4 सट्टे 28। अगर 7 से काट देंगे 126 में, 7 से भाग दीजिए 126 में, तो 7 इकाई 7, 12 में 7 घटेगा तो कितना आएगा 5, इधर से 7 8 है 56, तो इतना 18 दाम ये कट जाएगा, 18 दाम ये 126 खत्म। अब देखिए कट का कितना आया है 18, तो यही मेरा इसका आंसर हो गया। तो मैं ऐसा करता हूँ ये सवाल आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं 4th क्वेश्चन की ओर। चलिए 3 नंबर हो गया। 4 नंबर सवाल है कि जांच करें कि क्या 15 पावर n का इकाई अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है, जहां n एक प्राकृत संख्या शून्य पर समाप्त, या समाप्त छूटा हुआ है, समाप्त हो सकता है, समाप्त शून्य पर समाप्त हो सकता है, जहां n एक प्राकृत संख्या है। n क्या कर रहा है, एक प्राकृत संख्या है, n एक क्या है प्राकृत संख्या है। सबसे पहले देखना है शून्य पर समाप्त होने के लिए कोई भी संख्या को 2 पर पावर n गुने 5 पावर m आएगा, तभी ये शून्य पर क्या होगा समाप्त होगा। इसके लिए मुझे 10 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 10 होना चाहिए, तब ना होगा 2 5 10, इसका भाज्य गुणनखंड निकालेंगे 2 आएगा 5 आएगा, तब ना भाज्य गुणन टूटेगा 2 5 में। लेकिन यहाँ पर है कितना है 15, कितना है 15 पर है, कितना है 15 है, 15 है, तो इसका भाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 3 5 15 आ रहा है। ये तो पहले ये कह रहा है 3 पर पावर n गुने 5 पावर m आ रहा है, जो पहले ये कह रहा है हम तो शून्य पर समाप्त नहीं होंगे। लेकिन इसको अभी ऑब्जेक्टिव में बताएं, लेकिन प्रोसेस से भी इसको समझ लीजिए। तो देखिए बनाने से पहले लिखेंगे होलो हल, मान लेंगे माना कि a बराबर 15 पर पावर n। अब देखिए हम 15 को लिख सकते हैं भाज्य गुणनखंड तोड़ के 3 गुने 5 लिख सकते हैं इसका पावर। अब इसको एक बार और लिख लीजिए या करके 3 पर पावर n गुने 5 पर पावर n, 5 पावर n। यहाँ तक समझ गए होंगे। यहाँ के बाद क्या लिखना है, यहाँ के बाद कुछ नहीं लिखना है, यहाँ के बाद क्या लिखना है कुछ नहीं लिखना है, यहाँ के बाद नहीं लिखा है, यहाँ के बाद लिखना है चूंकि, लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का इकाई अंक शून्य पर तभी समाप्त होगा जब उसका अभाज्य गुणनखंड
क्या होना चाहिए, बताए थे हम अभी यहाँ पे 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर हो गया है, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे लेकिन a बराबर 15 पर पावर n का अभाज्य गुणनखंड कितना कितना आया है, अभाज्य गुणनखंड कितना कितना आया है, 3 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप में है, के रूप में है, n के रूप में है। तो यहाँ पर यहाँ तक लिखने के बाद क्या लिखना है, ये इसमें इस क्वेश्चन में बाबू ज़्यादातर आपको भाषा ही देखा जाता है, आप भाषा किस तरह से लिखे हैं, ठीक है। जितना अच्छा से लिखिएगा उतना आपको नंबर मिलेगा और 2 नंबर का ये सवाल आता है। इसके बाद क्या करना है बाबू, इसके बाद क्या करना है, एग्जाम्पल देना है तो दीजिए, अगर नहीं देना है तो कोई बात नहीं है। एग्जाम्पल देना है तो दे सकते हैं, उसे मायने नहीं रखता है, इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, एग्जाम्पल दे दीजिए। अगर 15 पर पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा बाबू, 15 आएगा। अगर 15 के पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा, 15 में अगर 15 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 225, तो कितना आएगा 225। अगर 15 के पावर 3 करें तो कितना आएगा, 3375 आएगा। ये आप लोग करके देख लीजिएगा। उसके बाद 10 हो रहने दीजिए आगे। अब यहाँ पर क्या लिखना है, अतः लिख देना है लास्ट में, अतः लिखा है 15 पर पावर n का 15 पावर n का इकाई अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि वही होगा जिसका इकाई अंक अभाज्य गुणनखंड जिसका 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m आएगा, वही होगा। अगर इसके अलावा दूसरा कोई आता है तो 0 पर समाप्त नहीं होगा। इतना करने के बाद आप लोगों को 2 नंबर बिहार बोर्ड दे देगा। अब चलते हैं हम 5 क्वेश्चन की ओर, सॉरी। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि √2 अपरमेय संख्या। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सॉरी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इस सवाल को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझाऊंगा और बिहार बोर्ड भी ये निश्चित पूछेगा। तो चलिए बनाते हैं। बनाने से पहले लिखेंगे हॉलो हल। क्या लिखेंगे, हॉलो हल। जड़ बांध दिए हैं। अब चलते हैं। अपरमेय है तो अपोजिट मान लेंगे परमेय, मानेंगे माना कि √2 क्या है, परमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे, √2 परमेय संख्या है। अब देखिए, इसलिए √2 बराबर P/Q। आपका मन है तो A/B, B/C, ठीक है। परमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q = नो 0, Q के बराबर 0 नहीं हुए, बताए थे हम। यहाँ लिखेंगे जहाँ P और Q पूर्णांक संख्या है या सहभाज्य संख्या है, पूर्णांक संख्या है, किंतु Q = 0 हो, Q के बराबर 0 नहीं होगा। अगर यहाँ पर 0 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं बनेगा, यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। सहअभाज्य, यहाँ पर आप लिख सकते हैं सहअभाज्य भी। सहअभाज्य मतलब होता है सहअभाज्य वैसी संख्या जिसका मौसो केवल 1 हो, तो उसे हम सहअभाज्य का संख्या कहते हैं। अब चलिए दोनों, यहाँ पर √2 बराबर P/Q, यहाँ पर दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, अगर घन करेंगे दोनों तरफ, वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ,
यहाँ तक समझ गए। अब देखिए अब क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो स्क्वायर चल जाएगा और इधर भी p/q का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब कैसे कैंसिल होगा वो मैं बता देता हूँ, पहले बना के p² यहाँ पर अंश बाय हर है, इसमें भी अंश बाय हर दे देंगे, एक लिख लेंगे, एक है लिख लेंगे। अब देखिए ये कैसे कटा वो हम बता रहे हैं, देखिए वो बता रहा हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए कि 3/3 है, 3 का होल स्क्वायर है, तो 3 को 3 टी 9/3 सॉरी रूट 2 का होल स्क्वायर था, इसे था। तो रूट का मान कितना होता है बाबू, रूट का मान होता है मेरा 1/2, रूट का मान 1/2 और ये अंदर में 2 है, 2 है, इस पे पावर में 2 है और इधर होल स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो ई स्क्वायर कैंसिल होगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। इसलिए स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दिया जाता है, क्योंकि 1/2 होता है रूट का मान और इसको 1/2 होता है, तो ये 2 कैंसिल, तो बचा कितना 2, बचा कितना 2, तो इसीलिए स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। यहाँ तक समझ गए। अब चलिए अब क्या करना है, क्रॉस गुना कर देना, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर देखिए क्रॉस गुना करेंगे तो 2 इसमें गुना करेंगे तो 2q² बराबर इधर से इसमें गुना करेंगे तो p²। आप क्या करेंगे, 2p² को विभाजित करती है, किसे करते हैं वो भी बता देंगे। तो 2p² को पूर्णतः विभाजित करती है, पूर्णतः विभाजित करती है, विभाजित करती है, करती है। अब देखिए फिर लिखेंगे 2p को पूर्णतः विभाजित करती है, वही बात, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मानेंगे, समीकरण 1। अब कैसे विभाजित करती है वो भी बता रहा हूँ। अब देखिए जैसे देखिए 3 का होल स्क्वायर बट्टे 3, 3 का स्क्वायर 9 बट्टे 3, 3 या 9 तब पर भी कट रहा है, अगर 3/3 है तब पर भी कट रहा है, इसलिए 2p², तो p² को 2 से p² को 2 से तब पर भी विभाजित कर सकते हैं और p/2 तब पर भी विभाजित कर सकते हैं। वही बात मैं समझाने के लिए आपको प्रयास कर रहा था। अब चलिए फिर यहाँ पर मान लेंगे यहाँ पर माना कि p बराबर, देखिए यहाँ पर p बराबर, स्क्वायर नहीं देखना है, अब p लिखना है, p बराबर 2 है यहाँ पे 2। अब आपका अगर मन है अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर लेने का, ABCD आप ले सकते हैं, तो हम ले लेते हैं K, मेरा मन है K लेने का, K ले लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ फिर वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ये ऊपर वाला जब अब समझ जाइएगा तो नीचे वाला सेम वैसे वैसे ही बनाना है, बस इसमें p² को विभाजित किया, इसमें q² को विभाजित करेंगे, बात खत्म है। अब देखिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो p² इधर से 2k का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ गए। अब क्या करना है, p² बराबर 2 का स्क्वायर है तो 4 होगा, इधर से k²। अब 2 का स्क्वायर है तो 2 को हम 2 लिख सकते हैं, 2 × 2 = 4, तो वही तो लिखे यहाँ पर। अब देखिए p² का वैल्यू मुझे दिया हुआ है, p² का वैल्यू देखिए मुझे दिया हुआ है 2q²। कितना दिया है, 2q², 2q² बराबर इधर से 4k²। अब देखिए 2 से 2 दूनी 4 कट गया। अब कितना बचा, q² बराबर 2k²। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए अब क्या करना है, 2q² को क्या करता है, पूर्णतः विभाजित करता है। अब देखेंगे फिर वही बात ऊपर में जैसे लिखे थे, यहाँ पर देखिए क्या था, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर p² था, 2p² को विभाजित करती है, फिर 2p को विभाजित करती है। इसी प्रकार यहाँ पर लिखेंगे, इसी प्रकार यहाँ पर भी लिखेंगे क्या, 2q² को विभाजित करती है, फिर 2q को विभाजित करती है, समझ गए। यहाँ पर लिखेंगे 2q² को विभाजित करती है। अब देखिए फिर लिखेंगे 2q को विभाजित करती है, पूर्णतः विभाजित करती है, ठीक है। बात दोनों में वही लिखना है।
विभाजित करती है। समीकरण इसको क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। यहाँ तक समझने के बाद अब क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है, भाषा सिर्फ लिख देना है और आपका बन जाएगा। अब क्या लिखेंगे इसमें, अब देखिए लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में P और Q का उभयनिष्ठ बिंदु कितना है, P और Q। समीकरण 1 और 2 में उभयनिष्ठ बिंदु कितना है, समीकरण 1 और 2 में P और Q का उभयनिष्ठ बिंदु कितना है, 2 है। कितना है, 2 है। यहाँ पर लिखेंगे P और Q का उभयनिष्ठ बिंदु 2 है। किंतु क्या, किंतु P और Q का अब P और Q हो रहा है, तो हमें समीकरण 1 और 2 में देख रहे थे। अब सिर्फ P और Q का उभयनिष्ठ बिंदु कितना होगा, 1 के अलावा कोई नहीं होगा, 1 के अलावा कोई नहीं है, 1 के अलावा कोई नहीं है। अब क्यों नहीं है, P और Q का अभिनिष्ट बिंदु 1 के अलावा कोई नहीं है। P और भी अकेला है, P और Q का अभिनिष्ट बिंदु कुछ है, देखिए नहीं है, इसलिए अभिनिष्ट बिंदु P और Q का 1 के अलावा कोई नहीं होगा। अब देखेंगे यहाँ पर, इसलिए √2 को परिमेय संख्या मानना हमारी गलत अवधारणा है। इसलिए √2 क्या होगा, अतः √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। भाषा आप अपना मन से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई जो हम लिखे ऐसा कोई बात नहीं है। आपका मन हो, जो किए हैं वो आप अपना मन से भी भाषा लिख सकते हैं। तो चलिए, अब इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। तो मिलेंगे आप लोगों को अब नए चैप्टर के साथ, नए VBI क्वेश्चन को लेकर नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।